ऑडियो 10 ऊर्जा के विनिमय की सुनियोजित विधि व्यवस्था। ध्रुवों की महत्ता कितनी है, इसे चुंबक के उदाहरण से समझकर मानवीय काया व सृष्टिगत ब्रह्मांड पर उसे लागू कर भली भांति हृदयंगम किया जा सकता है। ध्रुव शक्ति खींचते व उपयोगी को ग्रहण कर अनुपयोगी को दूसरे सिरे से निकाल फेंकते हैं। ब्राह्मी चेतना के क्रियाकलाप जो व्यष्टि चेतना को धरा पर अवस्थित जीवधारियों, वृक्ष, वनस्पति को प्रभावित कर प्राण ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य कारण बनते हैं, इन्हीं ध्रुव सत्ताओं के माध्यम से संचालित होते हैं। भूतल के ध्रुवों की महत्ता को समझने के लिए काया के दो ध्रुवों व उनके महात्म्य भरे क्रियाकलापों को समझना होगा। ये दो ध्रुव मस्तिष्क स्थित सहस्त्रार एवं मूलाधार केंद्रों के रूप में होते हैं। ब्राह्मी चेतना से उपयोगी अंतर्ग्रही प्रभावों को ग्रहण करने का दायित्व मेरुदंड के उत्तरी सिरे पर स्थित विद्युत स्फुलिंग के फुहारे सहस्त्रार का है, तो प्राण ऊर्जा को सारी काया में वितरण कर अवांछित को निकाल फेंकना मूलाधार चक्र का कार्य है, जो गुदा मूत्र द्वार के मध्य अवस्थित होता है। इस सूक्ष्म संरचना के अतिरिक्त मोटी बनावट से भी काया के केंद्रों की महत्ता को समझा जा सकता है। मस्तिष्क और हृदय दो केंद्र ऐसे हैं जो शरीर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यूं तो महत्व हर अंग अवयव का है। शरीर परिचालन तथा विभिन्न क्रियाकलापों में उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, पर जो रोल मस्तिष्क और हृदय का है, अन्य किसी भी कायिक अंग प्रत्यंग का नहीं है। मस्तिष्क का सामान्य परिचय विभिन्न तंत्रों के ऊपर नियंत्रण रखने तथा हृदय के रक्त परिवहन में केंद्रीय भूमिका निभाने के रूप में मिलता है। ये कार्य स्थूल है, इसकी सूक्ष्म भूमिकाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। सोचने, विचारने, निर्णय लेने आदि की क्षमता मस्तिष्क में ही होती है। हृदय से भाव संवेदनाएं निस्सारित होती हैं। बाह्य जगत से आदान प्रदान का क्रम भी इन्हीं दो केंद्रों के माध्यम से चलता है। ये स्वयं भी बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होते तथा दूसरों को भी अपनी स्थिति के अनुरूप प्रभावित करते हैं। अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण इनकी स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति एवं वातावरण पर दिखाई पड़ती हैं। समूचे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी सूक्ष्म जानकारी इन दो मर्म स्पर्शी केंद्रों की स्थिति से मिल जाती है। विचारणा के स्तर तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के आधार पर उसका परिचय आसानी से मिल जाता है। सौरमंडल शरीर की तरह ही एक विराट शरीर है। ब्रह्मांड में ऐसे अगणित विराट घटक क्रियाशील हैं, उनकी संख्या एवं स्वरूप की सही जानकारी किसी को भी नहीं है। अपने सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। उल्टी कक्षा में घूमने वाले एक अन्य ग्रह का भी प्रमाण मिला है, जिसे 10वां ग्रह समझा जा रहा है। मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र, प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस के अतिरिक्त 10वां ग्रह भी उस परिवार में सम्मिलित हो गया है। ये सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हर ग्रह के एकानेक उपग्रह हैं। अपनी पृथ्वी का चंद्रमा है। सौरमंडल के हर घटक परस्पर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं तथा अपनी गति एवं स्थिति से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का निज का जितना वैभव है, उससे अनेक गुना दूसरे घटकों के अनुदानों से मिला है। गर्मी, प्रकाश, वर्षा आदि अनुदान तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, पर सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ते। सूक्ष्म आदान प्रदान के अति संवेदी केंद्रों का परिचय पृथ्वी के ध्रुव केंद्रों के रूप में मिलता है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 छोरों पर अवस्थित इन केंद्रों के अतिरिक्त गर्भ में एक हृदय संस्थान भी है। पृथ्वी का घोर तापयुक्त यह हृदय केंद्र अत्यंत विशाल है। इसकी त्रिज्या 2100 मील है। इस भाग को बेरिस्फीयर कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार पृथ्वी गोल है, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ पिचकी हुई है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में कुछ उभरी हुई है। पृथ्वी का व्यास 7900 मील है। पर्वतों की सर्वोच्च चोटी प्रायः 5.5 मील ऊंची और समुद्र की अधिकतम गहराई 7 मील है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले सौरमंडल का अब अंत समीप आ गया। काल गणना करने वालों का मत है कि सूर्य का किशोर काल व्यतीत हो गया है। प्रौढ़ावस्था अभी चल रही है। यह उसकी ढलती उम्र है जो उसे क्रमशः मरण की दिशा में घसीटे लिए जा रही है।
जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूर्य की पतिव्रता पत्नी है। वह उसी की कमाई खाती है, सुरक्षा के लिए उसी पर आश्रित है और पति मरण पर साथ सती होने के लिए समुद्यत है। अस्तु सूर्य के मरण का सीधा संबंध अपनी पृथ्वी के साथ होने और उसके आंचल में पड़ने वाले हम सब मनुष्यों का भाग्य भी इन अभिभावकों की स्थिति पर अवलंबित है। इन सब आलंकारिक मान्यताओं के बावजूद यह तथ्य अपने स्थान पर अटल है कि भले बुरे जो भी अंतर्ग्रही प्रभाव पृथ्वी पर होते हैं उनका कारण यह सौरमंडल ही है। विराट का यह एक अंग भर है। इससे आने वाले ऊर्जा का पुंज ध्रुव केंद्रों पर निरंतर बरसता व चेतन सत्ता को प्रभावित करता है। वस्तुतः पृथ्वी का सारा जीवन ही सूर्य पर आधारित है। सिद्ध होता है कि नन्हे नन्हे जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस सभी का जीवन कोश, नाभिक या न्यूक्लियस सूर्य का ही प्रकाश स्फुलिंग और चेतन परमाणु है, जबकि उसके कोशिका सार साइटोप्लाज्म में अन्य पार्थिव तत्व। जीवन चेतना सर्वत्र एक सी है। परिभ्रमण केवल मन की वासना के अनुसार चलता रहता है। नाभिक में भी नाभिक न्यूक्लियोलस होते हैं, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि जिस प्रकार कोशिका सार साइटोप्लाज्म का सूर्य नाभिक होता, नाभिक अग्नि तत्व होता है, अग्नि या प्राण में ही मन होता है, उसी प्रकार मन की चेतना में ही विश्व चेतना, परमाणु में उसका नाभिक ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त सौरमंडल का अधिष्ठाता सूर्य। नाभिक ना रहे तो परमाणु का जीवकोश का अस्तित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार जब तक सूर्य है तभी तक पृथ्वी और समस्त सौरमंडल। सूर्य को भी ज्वलनशील चेतन किसी ऐसी निहारिका से मिलता है जिसके परिवार में अपने सूर्य जैसे एक नहीं अनेक सूर्य और उनके सौरमंडल सम्मिलित हैं। यदि वह निहारिका नष्ट हो जाए तो यह सारे सौरमंडल पलक मारते नष्ट हो जाएं। शरीर की कोशिकाओं में दिखाई पड़ने वाले ध्रुवीकरण की तरह ही विलक्षण प्रक्रिया इस ब्रह्मांडीय सत्ता के ध्रुव केंद्रों की भी है। पृथ्वी के अन्य भागों की अपेक्षा ध्रुवों की परिस्थितियां असामान्य हैं। समझा जा रहा है कि अंतर्ग्रही विशिष्ट अनुदान इन्हीं केंद्रों के माध्यम से अवतरित होकर समस्त भूमंडल पर वितरित होते हैं तथा विजातीय द्रव्य दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। यह मान्यता पूर्णतः विज्ञान सम्मत भी है। इन ध्रुव प्रदेशों पर दुर्लभ मनोरम दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी ध्रुव पर छाया रहने वाला सुविस्तृत तेजोवलय ऑरोरा बोरियलिस अपनी अद्भुत आभा से हर किसी का मन मोह लेता है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा छोड़े गए डायनामिक्स एक्सप्लोरेट ए सैटेलाइट से अनेकों हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लिए गए। उससे आश्चर्यजनक जानकारियां मिली। अध्ययन अन्वेषण में लगे वैज्ञानिकों का मत है कि अंतरिक्ष से आने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके आवेशित हो जाते हैं तथा ध्रुव केंद्रों पर ध्रुव प्रभा के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ध्रुव प्रभा का क्षेत्र विस्तार 4000 किलोमीटर व्यास है। इसकी किरणों की पट्टियां जो ध्रुव केंद्र को आवृत किए होती हैं, उनकी चौड़ाई 1000 किलोमीटर हुआ करती है। यह प्रवाह मंडल जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर चमकता है तथा उसकी स्वयं की ऊंचाई 10 से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होती है। दिन में चर्म चक्षुओं से ऑरोरा को देखने में कठिनाई होती है, पर रात को वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दिन रात के ऑरोरा में विशेष अंतर भी पाया जाता है। सूर्य किरणों के आड़े तिरछे पड़ने से उसका रूप रंग बदलता रहता है। उसे शक्तिशाली कैमरों से देखा और उसका फोटो लिया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के उत्तरी क्षेत्र के आकाश मार्ग से ध्रुवीय ज्योति को सैन फ्रांसिस्को, मेम्फिस तथा अटलांटा के दक्षिण शोर पर रंग बिरंगे रूप में देखा जा सकता है। 53 डिग्री अक्षांश पर तथा मध्य रात्रियों में उसके दर्शन किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का अभिमत है कि ध्रुवीय ज्योति का प्रकाश हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन के प्रवाह से उत्पन्न होता है, जो सूर्य से 1500 मील प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। प्रकाश कण प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ खींचकर लिए चलते हैं, जिनका कुछ अंश पृथ्वी तक पहुंचता है, जहां का चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों को अलग कर देता है। प्रोटॉनों का जब कुछ अंश पृथ्वी के वायुमंडल से स्पर्श करता है तो ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा के रूप में प्रकट होता है। इसका यथार्थ स्वरूप
तथा भूमिका अविज्ञात होते हुए भी संभावना व्यक्त की गई है कि धरती पर अंतर्ग्रहीय अनुदानों की वर्षा का वह स्थूल प्रकटीकरण है। अलेक्जेंडर मार्शेक ने सघन अंतरिक्ष में प्रकाश के रूप में भी आकाशगंगा से आने वाले शक्ति प्रवाहों को सुना है, उनका यंत्र अंकन किया है। यह आवाज क्रमबद्ध संगीत एवं स्वर लहरियों की तरह है। यूं कान से वे ध्वनि मात्र सुनाई पड़ती हैं, उनका कोई विशेष महत्व समझ में नहीं आता। पर खगोल विद्या की नवीनतम शोधें यह स्पष्ट करती चली जा रही हैं कि यह शब्द प्रवाह सूर्य के ध्रुव प्रदेशों पर बरसने वाले गति प्रवाहों की तरह ही अतीव सामर्थ्यवान है और उनके द्वारा प्राणियों के शरीर तथा मन पर ऐसा प्रबल प्रभाव पड़ता है जैसा व्यक्तिगत प्रयत्नों से बहुत परिश्रम करने पर भी संभव नहीं। यह प्रभाव भले और बुरे दोनों ही स्तर का हो सकता है। इस सब के बावजूद यह तथ्य भुलाया नहीं जा सकता कि पृथ्वी को सूर्य से ही सर्वाधिक अनुदान मिलते हैं और वह उसकी स्थिति, गति एवं परिवर्तनों से प्रभावित भी होती है। उन प्रभावों का इन ध्रुवों पर अध्ययन कर सकना अधिक सुगम है। ध्रुवीय ज्योति का सूर्य कलंकों से भी घना संबंध है। जब सूर्य की प्रकृति शांत रहती है, पर उग्र होने पर उस ज्योति का दर्शन दिन और रात को अधिक समय तक किया जा सकता है। सौर गतिविधियों का चक्र चरम बिंदु के नीचे उतरना प्रारंभ होने पर नासा अनुसंधान केंद्र द्वारा उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा गया। उससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार प्रति 11 वर्ष की अवधि में सूर्य हलचलों की एक अवस्था ऐसी आती है जब उसका उच्चतम उफान क्रम नीचे उतरना आरंभ होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में चलने वाले ऑटोरल स्टार्म्स सर्वोच्च स्थिति में जा पहुंचते हैं। जब सौर चक्र की स्थिति अपने निम्नतम बिंदु को स्पर्श कर रही होती है। विशेषज्ञ हाफमैन के अनुसार इन्हीं अज्ञात कारणों से ध्रुव प्रभाग के अंतर्गत सौर स्पंदन के उतार के समय में अति उच्च गति के तूफान उठा करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ने वाला कोरोना का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ है कि 11 वर्षीय चक्र में सबसे कम धब्बों एवं लपटों वाले समय में कोरोना का उभार भी सबसे कम होता है और जिस समय अधिकतम धब्बे व लपटें देखी जाती हैं उस समय कोरोना में भी सबसे अधिक उभार देखा जाता है। इन सब घटनाओं का संबंध सौर चुंबकीय क्षेत्र की हलचलों से है, जिसका सीधा प्रभाव पृथ्वी की परिस्थितियों पर पड़ता है। विशेषकर उस प्रभाव को ध्रुव केंद्रों पर अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। न केवल अंतर्ग्रहीय प्रभावों को इन ध्रुव केंद्रों पर देखा जा सकता है, बल्कि पृथ्वी एवं उसके वातावरण में हुए हेरफेर का भी प्रभाव वहां देखना संभव है। विगत दिनों यह आश्चर्यजनक तथ्य विदित हुआ कि पृथ्वी पर होने वाले नाभिकीय परीक्षणों से होकर विकिरण दक्षिणी ध्रुव तक न जाने कैसे और क्यों पहुंच जाते हैं। खतरनाक विकिरणों की बड़ी मात्रा दक्षिणी ध्रुव के किनारे एकत्रित होती जा रही है। इन ध्रुवों के संबंध में जैसे जैसे जानकारियां मिलती चली जा रही हैं, इनकी विलक्षणता वैज्ञानिक समुदाय को हतप्रभ तो करती ही है, नवीन अन्वेषणों के लिए उत्साहित भी करती है। उत्तरी ध्रुव एक गड्ढा है तो दक्षिणी ध्रुव एक गुमड़ा। उत्तरी ध्रुव की बर्फ दक्षिणी ध्रुव से अधिक गर्म होती है, जल्दी गलने और जल्दी जमने वाली भी होती है। दक्षिणी ध्रुव उजाड़ क्षेत्र है। यहाँ कुछ पक्षी, जलचरों के अतिरिक्त एक पंखहीन मच्छर भी पाया जाता है। वह क्या खाकर जीता है और कैसे इतने भयंकर शीत में जीवन धारण किए रहता है, वैज्ञानिक इस प्रश्न का आज तक समाधान नहीं कर सके। उत्तरी ध्रुव में जीवन का बाहुल्य है। पौधों तथा जंतुओं की संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। यहाँ दिन और रात समान नहीं होते, 6-6 माह के भी नहीं होते। कई बार रात 80 दिन के बराबर होती है। यह सबसे लंबी रात होती है। क्षितिज के बीच सूर्य वर्ष में 16 दिन रहता है। यहाँ चंद्रमा इतनी तेजी से चमकता है कि उसके प्रकाश में दिन में सूर्य की रोशनी के समान ही काम किया जा सकता है। कुछ मेरु प्रकाश विस्तृत और आकृतिहीन होते हैं, कुछ सजीव और हलचल करते हुए। कभी वे किरणों की लंबाई के रूप में जान पड़ते हैं, कभी प्रभा और ज्वाला के रूप में, कभी वह दृश्य बदलता हुआ कभी चाप, पड़ी और कोरेना के रूप में होता है, तो कभी प्रकाश गुच्छे सर्चलाइट के समान। यहाँ रात भर तरह तरह के दृश्य बदलते हैं। हर दृश्य और परिवर्तन सूर्य की अपनी आंतरिक हलचल का प्रतीक है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण
अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष अनुसंधान के दौरान आया और उसके विलक्षण आकार प्रकार देखने में आए। स्मरण रहे कि भूभौतिक वर्ष सूर्य के 11 वर्षीय चक्र के दौरान मनाया जाता रहा है। इस अवधि में सूर्य की आंतरिक हलचल बहुत बढ़ जाती है। यह प्रकाश मुख्यतः चुंबकीय तूफान होता है जो पृथ्वी की सारी यांत्रिक क्रिया में क्रांति उत्पन्न करके रख देता है। अनुसंधान के दौरान यह पाया गया है कि सूर्य में जब तेज दमक दिखती है उसके 1-2 दिन बाद ही मेरु प्रकाश भी तीव्र हो उठता है। यह बढ़ी हुई सक्रियता सूर्य विकिरण तथा कणों की बौछार का ही प्रतीक होती है। शांत अवस्था में भी यह संबंध बना रहता है, पर प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। यह कण अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश कण, प्रोटॉन, धन आवेश कण होते हैं जो 200 से लेकर 1000 मील तक प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए पृथ्वी तक आते हैं, जबकि प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट ही लेता है। प्रकाश की गति 18,000,000 मील प्रति सेकंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी सूर्य की विद्युतीय शक्ति से संबद्ध है। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की तरह है। चुंबकत्व पार्थिव कणों में विद्युत प्रवाह के कारण पैदा होता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षमता सूर्य के ही कारण है। यह कण पृथ्वी से हजारों मील ऊपर ही पृथ्वी के क्षेत्र द्वारा पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की ओर मोड़ और प्रवाहित कर दिए जाते हैं। मार्च तथा सितंबर में, चैत्र तथा क्वार में, जबकि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के साथ उचित कोण पर होता है, मेरु प्रकाश अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पड़ता है, जबकि अन्य समय गलत दिशा के कारण प्रकाश लौटकर ब्रह्मांड में चला जाता है। यही वह अवधि होती है जब पृथ्वी में फूल फलों की वृद्धि और ऋतु परिवर्तन होता है। पूरी पृथ्वी पर पलने वाले जीवधारी एवं वृक्ष वनस्पति अपना ऊर्जा अनुदान सूर्य के साथ पृथ्वी की बदलती स्थिति के अनुरूप पाते रहते हैं। उनके जीवन का प्राणाधार यही सूर्य है जो स्वयं किसी महासूर्य से संचालित होता है। इस महासूर्य को परब्रह्म का प्रतीक रूप महापिंड भी कह सकते हैं। इस महापिंड का परमात्मा ने अपनी शक्ति स्वरूपा सहचरी आकाश गंगाओं को विपुल शक्ति देकर समग्र व्यवस्था के लिए भेज दिया है। मंदाकिनियां उस अनुदान को हर मंडप में एक एक मुखिया सूर्य को आवश्यक संपदाएं सौंपती चली जाती हैं। यह सृष्टि की एक सुव्यवस्थित क्रिया है जिसमें कभी व्यवधान नहीं आता। किसी सौर टेलीस्कोप से ध्रुवों के हिमाच्छादित प्लेटों का अध्ययन किया जाए तो आश्चर्यजनक तथ्य एवं दृश्य सामने आते हैं। वहां के स्थान तो प्राकृतिक लगते हैं, पर दिखाई पड़ने वाले दृश्य अत्यंत ही अस्वाभाविक। मध्य गर्मी के मौसम में वहां सूर्यास्त होता ही नहीं। कभी कभी 16 दिनों तक सूर्य बिना अस्त हुए चमकता रहता है। रातें भी 20 से लेकर 30 रातों जितनी लंबी होती हैं। कितनी बार हिमखंडों पर कितने ही नकली सूर्य चमकते दिखाई पड़ने लगते हैं जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक जान पड़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की तरह दक्षिणी ध्रुव में भी ध्रुव प्रभा के दर्शन होते हैं। उत्तरी ध्रुव से उसकी भिन्नता होने के कारण वैज्ञानिकों ने उसका नाम अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिया है। एक दिन यहाँ भी बहुत ही लंबे होते हैं। जिन अन्वेषी दलों ने वहां की परिस्थितियों का अध्ययन किया है उनका कहना है कि कई दिनों तक रात्रि के दर्शन नहीं हो सके। आकाश में रंग बिरंगे गैसों के बादल मंडराते रहते हैं। तापक्रम 0 से भी कई डिग्री नीचे 12 माह तक बना रहता है। सदा बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। सफेद भालू, पेंगुइन पक्षी तथा मछलियां उस भयंकर शीत में भी जीवित रहते हैं। अनुसंधानकर्ताओं का मत है कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाला प्रभामंडल का अंतर्ग्रही परिस्थितियों के आदान प्रदान से गहरा संबंध है, जिसकी यथार्थ जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो सकी है, पर अगले दिनों मिलने की संभावना है। ध्रुवों संबंधी यह विवेचन व्यष्टि एवं समष्टि के मध्य तारतम्य को स्पष्ट करता है एवं ब्रह्मांड संबंधी ऐसे अनेक रहस्यों का उद्घाटन करता है जो प्रगति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए विज्ञान को विलक्षण अद्भुत लगती हैं। वस्तुतः आत्मिकी का दृष्टिकोण यह है कि सारा विश्व ब्रह्मांड समग्र विश्व की चेतना का अधिष्ठाता विश्वात्मा है। बिखरी हुई आत्माएं इसी के छोटे छोटे घटक हैं। जब तक यह इकाइयां परस्पर मिलकर रहती हैं और एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, तभी तक दृश्यमान सौंदर्य का अस्तित्व है। यदि इनका विघटन होने लगे तो केवल धूलि मात्र ही इस संसार में शेष रह जाएगी।
विश्व मानव को विश्वात्मा यदि अपनी समग्र चेतना से विघटित होकर संकीर्ण स्वार्थपरता में बिखरने लगे तो समझना चाहिए विश्व सौंदर्य की समाप्ति का समय निकट आ गया। डॉक्टर फ्रिट्जॉफ काप्रा, जिन्होंने ताओ ऑफ फिजिक्स व टर्निंग पॉइंट जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, स्वीकार करते हैं कि परमाणु का प्रत्येक घटक विश्व ब्रह्मांड का परिपूर्ण घटक है, अर्थात अणु में ब्रह्मांड सत्ता ओतप्रोत है। अणु में ही विराट ब्रह्मांड के दर्शन किए जा सकते हैं। यह पारस्परिक संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि इन्हें कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। जहां इस तरह का प्रयास होता है वहां भयंकर दुष्परिणाम उपस्थित हो उठते हैं। परामनोविज्ञान की नवीनतम शोधें भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि मनुष्य चेतना ब्रह्मांड चेतना की अविच्छिन्न इकाई है, अस्तु प्राण सत्ता शरीर में सीमित रहते हुए भी असीम के साथ अपना संबंध बनाए हुए है। व्यष्टि और समष्टि की मूल सत्ता में इतनी सघन एकता है कि एक व्यक्ति समूची ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस संबंध में विज्ञान की दृष्टि उदार बनती जा रही है। अब विज्ञान अपनी भाषा में परब्रह्म को, परमात्मा को ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में स्वीकार करने लगा है और उसका घनिष्ठ संबंध जीव चेतना के साथ जोड़ने में उसे अब विशेष संकोच नहीं रह गया है। यह मान्यता जीव और अंशी के रूप में मानने की वेदांत व्याख्या से बहुत भिन्न नहीं है। ध्रुवों का व्यष्टि एवं समष्टि परक प्रतिपादन अध्यात्म दर्शन की इसी मान्यता को सत्यापित करता है एवं संकेत देता है कि जिस प्रकार ये दोनों परस्पर गुंथे हैं, मानवीय चेतन सत्ता भी परमात्मा सत्ता से अलग नहीं, एक है। कैसे आदान प्रदान की विधि व्यवस्था बनाई जाए, यह आत्मिकी के अनुशासक विधानों का पालन करने के रूप में आत्मसात किया जा सकता है।